तो ये वीडियो में आपको जो तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर में ही आज के क्वेश्चन का पूरा आंसर है और शायद अब तक आप क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है कमर्शियल लॉ के यूनिट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 की। अब ये क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप वो नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड एज एन आउट गोइंग पार्टनर। निर्गामी भागीदार कौन कहा जाता है। डिस्कस द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एन आउट गोइंग पार्टनर। निर्गामी भागीदार के अधिकार और दायित्व की विवेचना करें। हाउ कैन अ पार्टनर गो आउट फ्रॉम अ फर्म। एक साझेदार किन किन तरीकों से फर्म से अलग हो सकता है। अब आप इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पर एक साझेदार है, सारे लोग जो हाथ जोड़े हुए हैं वो सब पार्टनर्स हैं, लेकिन कोई एक पार्टनर जो है वो फर्म से वो अलग हो रहा है। इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन, और केसेस के साथ और जो भी फैक्ट्स हैं उनको किस तरह से आंसर फॉर्मेट करना है वो पूरा आपको इस ऑडियो क्लास में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आउट गोइंग पार्टनर कौन होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक फर्म है और उसमें से कोई एक पार्टनर जो है वो अलग हो जाता है, और फर्म से उसके हटने के बाद जो बचे हुए शेष पार्टनर्स होते हैं, बचे हुए जो पार्टनर्स होते हैं वो अपना बिजनेस कंटिन्यू रखते हैं। तो इस प्रकार से जो फर्म से अलग हो जाता है जो पार्टनर, उसी को हम बोलते हैं आउट गोइंग पार्टनर या निर्गामी साझेदार। अब निर्गामी भागीदार के संबंध में फर्म से खत्म हो जाते हैं, पर बाकी बचे हुए साझेदार के संबंध फर्म से खत्म नहीं होते। ये एक अलग हो गया है, इसका संबंध उस बिजनेस से खत्म हो गया, लेकिन जो 5 जुड़े हुए हैं उनका संबंध तो उस बिजनेस से है। अब इसमें आप एक उदाहरण लिखिएगा। इसमें है अवस्थी एंड कंपनी, एक कपड़े की फर्म है। उसमें 4 पार्टनर्स हैं जिनके नाम है क, ख, ग और घ। अब घ जो है वो फर्म से इस्तीफा देके फर्म से अलग हो जाता है। फर्म साझेदारी में यह लिखा था एग्रीमेंट में कि एक भागीदार के मरने पे, इस्तीफा देने से, दिवालिया होने पे या फर्म से निकाल देने के बावजूद वो बिजनेस समाप्त नहीं होगा, बल्कि अपना कारोबार करता रहेगा। तो यहाँ पे घ क्या हो गया, एक निर्गामी साझेदार हो गया। तो इस तरह से आपने पार्टनरशिप का जो एक तरीका होता है आउट गोइंग पार्टनर, वो आप समझ लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको बढ़ना है। तो साझेदार के फर्म से अलग होने के तरीके क्या है। क्या कोई रातों रात ऐसे ही किसी भी फर्म या बिजनेस से अलग हो सकता है? नहीं, इसका भी एक फॉर्मेट होगा, इसका भी एक तरीका होगा। तो कोई भी साझेदार किन तरीकों से किसी फर्म से अलग हो सकता है। सबसे पहला होता है इस्तीफा दे करके। ये है धारा 32। धारा 32 में कहा गया है कि जब किसी फर्म का कोई भी पार्टनर फर्म से इस्तीफा देकर फर्म से रिटायर हो जाता है, तो जो बचे हुए भागीदार होते हैं वो फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन वो रिटायर किन किन कंडीशन में हो सकता है। पहला, जब फर्म के सभी पार्टनर्स जो है उनकी सहमति हो, कंसेंट हो। दूसरा, जब भागीदारी जो लिखित हुआ है रिटायर होने के बारे में उस एग्रीमेंट में प्रावधान किया गया हो कि ऐसे कोई रिटायरमेंट ले सकता है। तीसरा, ऐच्छिक भागीदारी में, यानी कि पार्टनरशिप एट विल, फर्म का कोई भी भागीदार सभी सहभागीदार को अपने रिटायरमेंट का नोटिस देकर के फर्म से अलग हो सकता है, लेकिन उसका नोटिस जो है वो लिखित होना चाहिए। उसमें सभी पार्टनर्स जो है वो शामिल होने चाहिए, और नोटिस में रिटायरमेंट की तारीख नहीं दी गई हो तो नोटिस की तामीली की तारीख रिटायरमेंट की तारीख मानी जाएगी। जिस दिन उसने नोटिस दिया उसी दिन से समझो कि वो रिटायर हो गया। ये कौन सी धारा है? 32। अब चलते हैं धारा 33 में। धारा 33 है निष्कासन द्वारा। तो यहाँ पे भागीदारों के बीच संविदा द्वारा शक्तियों के सद्भावपूर्ण प्रयोग में सिवाय भागीदार फर्म में से भागीदारों को किसी भी बहुसंख्या द्वारा निष्कासित नहीं किया जा सकता है। कि एक फर्म बना है और अचानक से पार्टनर्स को निष्कासित कर दिया जाए। निष्कासन की भी एक प्रक्रिया होती है, जो कि धारा 32 की उपधारा 2, 3 और 4 के उपबंध में निष्कासित भागीदार को उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि निवृत्त भागीदार हो। अब धारा 33 जो है वो कहता है कि इसमें 2 शर्त पूरी होना आवश्यक है निष्कासन के लिए। एक तो भागीदार जितने हैं, पार्टनर्स जितने, उनके बीच हुआ जो अनुबंध है वो किसी भागीदार को निष्कासित करने के लिए भागीदारों को अधिकृत करते हों। दूसरा, कि ऐसी शक्ति या अधिकार का प्रयोग सद्भाव से फर्म के हित को सुरक्षित करने के लिए ही किया गया। अगर किसी को निष्कासित किया जाए तो वो बिजनेस के हित के लिए किया जा रहा हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऐसी शक्ति का दुरुपयोग हो जाता है, इसलिए इसके लिए इसका प्रयोग करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। अब तीसरा है धारा 34, यानी दिवालिया होने पर। जब फर्म के भागीदार में यह उपबंध होता है कि यदि फर्म का कोई भागीदार दिवालिया हो जाएगा तो फर्म का विघटन नहीं होगा, बल्कि वो जो दिवालिया हुआ है वो ऑटोमेटिक फर्म से निकल जाएगा और उसका बिजनेस, अपना बिजनेस, वो जो फर्म है वो चालू रहेगा। क्योंकि दिवालिया होना जो होती है एक बहुत बड़ी घटना होती है, और किसी भी साझेदार के दिवालिया होने पर उसको कोई पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती
होती है। दिवालिया होने पे ऑटोमेटिक वो दिवालिया होने की तारीख वो हो जाता है। चौथा है साझेदार की मृत्यु होना। ये है धारा 35 में कि जब किसी फर्म का कोई भी पार्टनर मर जाता है और पार्टनर का जो उपबंध हुआ उसमें फर्म विघटित नहीं होगी, बल्कि जो मृतक है, मृतक साझेदार है, वो फर्म से अलग माना जाएगा, क्योंकि मृत्यु क्या होती है, एक बहुत बड़ी घटना होती है और इसके लिए तो पहले से नोटिस भी नहीं दी जा सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि रिटायर होने वाले साझेदार का कुछ तो दायित्व होगा ना, जिस लाइबिलिटीज ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर। तो जो रिटायर होने वाले साझेदार हैं उनके दायित्व को दो भाग में बांटा गया है। एक तो जब वो फर्म का भागीदार था उस दौरान उसका क्या दायित्व था, और दूसरा रिटायर होने के तारीख से उसका क्या दायित्व है। पहले देख लेते रिटायर होने की तारीख से पहले उसका क्या दायित्व था। तो रिटायर होने के वाला साझेदार फर्म के उन सभी कार्य के लिए दायित्वहीन होगा जो उसके रिटायर होने की तारीख से पहले किए गए थे, जो भी अनुबंध, जो भी एग्रीमेंट हुए थे। मतलब कोई भी साझेदार वो ऋण, वो सारे दायित्व से मुक्ति नहीं पा सकता है जो उसके रिटायर होने की तारीख के पहले लिए गए हों। जो भी बिजनेस में टर्म्स कंडीशंस लिखे गए हैं उन सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो भी ऋण लिया गया है, जो भी राइट्स दिए गए हैं, जो भी ड्यूटीज़ हैं। अब रिटायर होने की तारीख से उसके क्या दायित्व हैं। तो जब कोई फर्म का साझेदार रिटायर हो तो इस बात की सार्वजनिक नोटिस दी जानी जरूरी है, सबको पब्लिक नोटिस मिलना चाहिए, और वही उसका क्या है, सबसे पहला अधिकार है, तो उसका दायित्व है ये करना। अब इसमें उदाहरण देख सकते हैं, अ, ब, स और द। एक कपड़े की भागीदारी फर्म के साझेदार हैं। द जो है वो फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है पर इसकी पब्लिक नोटिस नहीं देता है। बाद में फर्म कानपुर की एक फर्म की कर्जदार हो जाती है, तो इन तथ्यों के लिए द भी उत्तरदायी होगा क्योंकि उसने नोटिस नहीं दिया था। अब निर्गामी साझेदार के अधिकार क्या हैं, यानी राइट्स ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर्स। अब अभी तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपने एक लेआउट तैयार कर लिया है, मैंने जो धाराएं बताई हैं वो लिख लिया है, मैंने जो कीवर्ड्स बताए हैं, पॉइंट्स बताए हैं, उसको अगर नोट डाउन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नोट डाउन नहीं किया तो प्लीज़ इसका एक स्ट्रक्चर के आधार पर इसको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूरा 5 पेज का आंसर लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस स्ट्रक्चर को रिविजन करिए, आपका पूरा आंसर तैयार हो जाएगा। अब है निर्गामी साझेदार के अधिकार, राइट्स ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर। सबसे पहला अधिकार क्या है कि प्रतिस्पर्धा में व्यापार करने का अधिकार, ये है धारा 36। एक बाहर जाने वाला भागीदार धारा 36 के अनुसार फर्म के कारोबार को प्रतियोगी के रूप में कारोबार कर सकता है, पर वो ये कुछ काम नहीं कर सकता। जैसे वो जिस फर्म के प्रतियोगी में काम कर रहा है उस फर्म के नाम का, पुराने फर्म के नाम का प्रयोग नहीं कर सकता है। वो अपने फर्म के कारोबार चलाने वाला व्यक्ति प्रदर्शित नहीं करेगा, रिप्रेजेंट नहीं करेगा, और वह उन व्यक्तियों से अपने साथ व्यापार करने की याचना नहीं करेगा जो उसकी फर्म से निवृत्त से पूर्व फर्म से समव्यवहार रखते थे। जो लोग फर्म से जुड़े हुए उनका सहयोग नहीं लेगा एक फर्म छोड़ने के बाद। तो बेसिकली वो एक ऐसा कारोबार फर्म के कार्यस्थल के पास कर सकता है, दूर कर सकता है, अपने व्यापार का विज्ञापन दे सकता है कि मैंने ये व्यापार शुरू किया गया है। इसमें कोई संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा, कब? क्योंकि उसे ऐसा ना करने देना व्यापार करने के उसके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक, तो पहला उसका राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर का क्या हुआ कि प्रतिस्पर्धा में व्यापार करने का अधिकार है, लेकिन 3 शर्तों को ध्यान रखना होगा। अब दूसरा निवृत्ति, यानी बाहर जाने के पश्चात लाभ प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू गेट बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट। यदि एक भागीदार किसी फर्म से निवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो उसको ये अधिकार है कि वो फर्म में अपने हिस्से की संपत्ति, अपने हिस्से का लाभ प्राप्त कर ले। और यदि उस फर्म के सहभागीदार ऐसा नहीं करते हैं तो निवृत्त होने वाले भागीदार को 2 रास्ते हैं। वह अपने अंश पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज ले सकता है, और दूसरा, यदि निवृत्त होने वाले भागीदार से सुविधापूर्वक भुगतान हेतु सहमति ले ली गई है तो वह सुविधापूर्वक भुगतान की प्रतीक्षा भी कर सकता है। अब इसमें अपवाद क्या है? यदि फर्म के अन्य भागीदार ये सिद्ध कर दें कि उनके द्वारा सृजित लाभ उनकी व्यक्तिगत योग्यता या फर्म की ख्याति जो भी है उसका परिणाम है, तो भागीदार ऐसे लाभ में अंश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रखता है। और यदि निवृत्त होने वाले पक्षकार ने अन्य भागीदारों से ये करार कर लिया है कि उसकी निवृत्ति पर उसके अंश को अन्य भागीदारों द्वारा क्रय कर लिया जाएगा, मतलब जो उसने छोड़ा है वो बाकी भागीदार उसको खरीद लें, तो उसका फर्म से लाभ प्राप्त करने का अधिकार ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट है चलत प्रतिभूमि का खंडन, यानी प्रतिसंहरण, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, धारा 38। ये एक निवृत्त होने वाले पक्षकार ने किसी व्यक्ति के बारे में चलत प्रतिभूमि यानी कंटिन्यूइंग गारंटी दी है, तो उसके फर्म के बाहर जाने पर परिवर्तित जो नवीन फर्म बना, नया बिजनेस बना, उसके संबंध में उसकी प्रतिभूति समाप्त या विखंडित मान ली जाएगी। अब
फर्म से अलग होने वाले भागीदारों के प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार करने का अधिकार क्या है? ये धारा 36 में है, जो मैंने आपको बताया कि फर्म के नाम का प्रयोग ना करे। वो उसको ये कहने का अधिकार नहीं होगा कि वो अब अभी भी फर्म का प्रतिनिधि है, और अपने नए व्यापार के लिए पुराने फर्म के लोगों से सहयोग ना ले। यहाँ पे आप दो केस लिख सकते हैं। एक तो ओक्स कंपनी बनाम जैक्सन के मामले में, जिसमें भारत में व्यवसाय अपने शैशव काल में है और विधानमंडल की इच्छा है कि संविदाओं के विरुद्ध बहुत कम अपवाद लगाएं जिससे व्यवसाय अवरोधित हो जाए, इसमें ये कोर्ट ने कहा। और दूसरा मधुप चंद्र बनाम राजकुमार दास के मामले में, जब प्रतिषेध से बचने के लिए ये दिखाना पर्याप्त नहीं है कि करार द्वारा सृजित अवरोध आंशिक है और सामान्य नहीं है। ये दो केस का नाम भी लिख दीजिएगा तो बहुत होगा आपके लिए। में एक क्वेश्चन और है जो कभी कभी पूछा गया है थोड़ा सा घुमा करके, कि एक्सप्लेन द राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। कतिपय अवस्थाओं में अलग होने वाले भागीदारों का तत्पश्चात हुए लाभों में अंश पाने का अधिकार समझाइए। ये बेसिकली धारा 37 है। 37 में भागीदार से अलग होने वाले भागीदार के ऐसे अधिकार को बताया गया है जिसके अनुसार ऐसे भागीदार को फर्म से उन प्रलाभों का अंश प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके अलग होने के बाद फर्म को मिला। बिजनेस को बाद में जो लाभ प्राप्त हुआ है और वो रिटायर हो चुका है एक भागीदार, तो उसको कैसे अंश मिलेगा? तो कतिपय अवस्था में अलग होने वाले भागीदारों का तत्पश्चात हुए लाभों में अंश पाने का अधिकार है या नहीं है। मान लीजिए कि किसी फर्म के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, अन्यथा उसका भागीदार बना रहना समाप्त हो चुका हो, और अपने अलग होने वाले भागीदार या उसकी संपदा के साथ लेखा जोखा का अंतिम निपटारा किए बिना वो फर्म को चलता रहा और वो फर्म से अलग हो गया, तो ऐसे में जो फर्म को लाभ मिला उसके अंश में उसका हक होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर कहा गया कि अगर किसी संविदा एग्रीमेंट द्वारा फर्म में सम्मिलित रहने वाले पार्टनर्स के बीच में एक शर्त हुई है कि अगर वे अपनी इच्छा से अपनी पार्टनरशिप से अलग हो जाते हैं तो जो उनका अंश है या हित है वो खरीद लेंगे, और वे अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हैं तो अलग होने वाले भागीदार लाभ को प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। लेकिन अगर किसी भागीदार ने जो भागीदार में सम्मिलित है और अपने अधिकार का नियमित ढंग से उपयोग नहीं किया है तो इस धारा की व्यवस्थाओं के अंतर्गत दायित्वाधीन होंगे। यहाँ पे एक मुल्ला की परिभाषा आप वो भी लिख सकते हैं, बहुत लंबा मुल्ला ने इसमें बताया हुआ है, आप चाहें तो बुक में देखिएगा। तो उन्होंने धारा 37 के बारे में बताया है इसमें, और इसमें कहा गया कि मृतक भागीदार के भी उत्तराधिकार का दावा कर सकते, क्योंकि जैसा कि मृतक भागीदार फर्म से में अपना हिस्सा धारण किए हुए था और उसकी मृत्यु के बाद फर्म में उसके शेयर के अनुसार लाभ से शेयर प्राप्त करने के लिए, और दूसरा मृतक भागीदार के शेयर पे 6% ब्याज के लिए। तो यदि अवशिष्ट भागीदार न्यासी है, बेसिकली सिद्धांत यह है कि एक न्यासधारी या निष्पादक जो कारोबार में न्यास धन का उपयोग करता है, लाभ के अनुसार हिसाब लेना चाहिए जिसका कि उसने उपयोग किया हुआ हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और आपने स्ट्रक्चर में क्या क्या नोट डाउन किया है, एक स्ट्रक्चर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आपके पास समय होगा तो, और अगर समय नहीं है तो आप अपनी कॉपी में तो ज़रूर स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको एग्ज़ाम में सिर्फ स्ट्रक्चर ही रिवीजन करना पड़ेगा और इससे आपका समय भी बच जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन रिवीजन भी कर पाइएगा। लास्ट में आप कंक्लूज़न क्या लिखिएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में हो सके तो ज़रूर बताइएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कंक्लूज़न पॉजिटिव हो। दूसरा, अगर आप कंक्लूज़न किसी भी वाद का हवाला दे करके लिखते हो तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं, और साथ ही साथ इक्वली पेजेस आप हर आंसर को दिया करिए तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। ये नहीं कि आपने पहले क्वेश्चन को 10 पेज में लिखा और 5वें क्वेश्चन को 1.5 पेज में ही ख़त्म कर दिया। अब इसके अलावा कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे सवालों का, आपके सारे डाउट और क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ। अगर डेली क्लासेस देखनी हो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और पुरानी क्लासेस भी देखनी हो तो चैनल को एक बार विजिट करिएगा, आपको ढेर सारी क्लासेस की वीडियो वहाँ मिल जाएंगी। और सब कुछ अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और अगर आपके फ्रेंड्स सर्कल में कोई भी LLB कर रहा है, लॉ कर रहा है, उसको ये क्लासेस ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से उसको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए।